हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स मतलब साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में प्रकाश का अपरावर्तन और अपवर्तन कहा जाता है, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है, और वह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर की जान है। उस टॉपिक का नाम है दर्पण सूत्र, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, दर्पण सूत्र। तो इस टॉपिक से यह टॉपिक हो गया। और एक बात करेंगे, रेखीय आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में आज से आपके पास जितने भी डाउट होंगे उन सभी को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक का नाम है हमारा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है? हम तो आपको पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि मतलब पिछले परावर्तन और दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उन सभी में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उन दर्पणों का उपयोग कहाँ है, फिर इन दर्पणों का सूत्र होता है। ठीक है, फिजिक्स भाई तो सूत्र होगा ही। तो इन दर्पणों का सूत्र होता है जिसे यह सूत्र ये है। ठीक है, यह सूत्र आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको सभी बता देते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो f है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये जो v है ये क्या है, और ये जो u है ये क्या है। इन तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। उन महत्व को मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यह दर्पण है, कौन सा दर्पण? यह हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। क्यों अवतल? क्योंकि इसके बाहर, जिस कांच के टुकड़े के बाहर पालिश हुआ है, यानी कि गोलीय कांच के टुकड़े के जब बाहर पालिश किया हुआ होगा तो हमारा क्या होता है, उभरे हुए तल पर जब पॉलिश किया हुआ होगा तो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आपको मैं ये सभी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह दर्पण सूत्र आखिर बना कैसे। ठीक है, इस दर्पण सूत्र यह बना कैसे, उसके बाद बना यानी कि बनने के लिए तो उसके बाद पूरे इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारे दर्पण सूत्र में u है, v है, f है, वो क्या है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? ये हमारा है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब दर्पण है, इसके सामने हम कोई वस्तु रख दिए। मान लो हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया। क्या रख दिया? यहाँ पर इस वक्ता केंद्र पर हमने क्या रख दिया? वस्तु रख दिया। ठीक है, वक्ता केंद्र पर हमने क्या रख दिया? वस्तु रख दिया। अब जब हम जाहिर सी बात है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अवतल दर्पण में? तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब हम वस्तु को फोकस ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, ये सभी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो पढ़े होंगे, जो अच्छे से वीडियो को देखे होंगे, जो समझे होंगे, वो इनका आंसर उन्हें आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वक्ता केंद्र पर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, तो पहली बात, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो उस वस्तु से एक या एक से अधिक प्रकाश किरणें सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर आती हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा इस वस्तु से, एक प्रकाश किरण ऐसे गई, दर्पण से टकराई, तीर लगाना बहुत आवश्यक है। दर्पण से टकराने के बाद ये हमारा आई फोकस से, ऐसे फोकस से आई, फोकस से आई, ठीक, फोकस से आई, तो एक प्रकाश किरण ऐसे आई। तो हम जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणें जब तक आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं तब तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनता है। तो यानी कि दो प्रकाश किरण कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण समांतर जाएगी, फोकस से होकर आएगी, फिर एक प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से टकराएगी। ठीक है, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद फिर यह
मुखज के समांतर चली जाती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, वक्रता डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकाश किरण इधर से आई, एक प्रकाश किरण इधर से आई। ये दोनों प्रकाश किरण इस बिंदु पर काट रही हैं। यह जो बिंदु है यह वक्रता केंद्र के एकदम सीधाई पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया? वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यह वस्तु था हमारा ए और यह बी, और यह वस्तु हमारा हो गया बी डैश ए डैश। ठीक है, देखो यहाँ पर वस्तु सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण से रिलेटेड बातें हैं। आप ये सभी पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। ठीक है, तो ये देखो ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब हम जब वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर ही उसका ये हमारा है वस्तु। मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है वस्तु। क्या है? वस्तु है। ये जो हमारा बना है या क्या है? प्रतिबिंब है। किसका? इस वस्तु का। इस वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, ये हमारा वस्तु का क्या है? प्रतिबिंब है। तो जब हमने वस्तु को दर्पण के सामने रखा तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बना। कैसे बना? मैं आपको बताया। तो ये प्रतिबिंब बना। तो ये जो हमारा दर्पण सूत्र है, ये F क्या है, V क्या है, U क्या है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो पहले इसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जब हम किसी दर्पण के सामने, मान लो हमारा है समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, जब हम उस दर्पण के सामने, ये हमारा है समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी है। मान लो हम इस दर्पण के सामने एक वस्तु यहाँ पर रख दी, हमने एक क्या रख दिया? यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दिया। ठीक है, एक वस्तु रख दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा है वस्तु। क्या है? ये हमारा वस्तु है। वस्तु है। ठीक है, क्या है? ये हमारा वस्तु है। जब हम किसी भी दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इस वस्तु से इस दर्पण के बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है, इसी दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? U से। U से। ठीक है, अब आप कभी नहीं बोलेंगे। देखो जब हम किसी भी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे कि हमने आपको डायग्राम में बताया कि जब हमने एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कोई दर्पण हो, उस दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उस दर्पण से और वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि U से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा U बराबर क्या हो जाएगा? U बराबर हमारा हो जाएगा दर्पण से ये हमारा समतल है, कोई दर्पण, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। तो U बराबर हो जाता है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो हालांकि इन तीनों में से आप एक को समझ चुके होंगे कि दर्पण से वस्तु के बीच जितनी भी डिस्टेंस होती है, जितनी भी दूरी होती है, यानी कि दर्पण से वस्तु के बीच जितनी भी दूरी होती है, जो दूरी होती है उसी दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? U से लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं V की। V क्या है भाई? हमारे दर्पण सूत्र में V भी आया है, तो V क्या है? हालांकि ये जो दर्पण सूत्र है आपको पूरा सिद्ध करना नहीं है, यूपी बोर्ड में सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, केवल इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। ठीक है, इस मतलब सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको U V ऐसे लिखकर नहीं दिया होगा, ऐसे देगा F से V की दूरी, U की दूरी, ऐसे नहीं देगा। ऐसे लिखेगा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से इतना सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी दर्पण से इतना सेंटीमीटर है, फोकस पर कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आपको ऐसे लिख कर देगा, ना कि ऐसे U V। तो आपको ये सूत्र में जो U V F आए हैं इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हमने आपको यूँ समझाया कि दर्पण से वस्तु के बीच जो दूरी होती है उसी को हम, यानी कि ये जो हमारा वस्तु है, ये हमारा जो वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से लेकर इस दर्पण के बीच की जो दूरी है इसे हम U से लिखते हैं। ठीक है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं V क्या है। ये भाई
यू तो हम समझ गए। अब बात करते हैं वी क्या है, वी वी वी। तो ये जो वी है, अब देखो हमने इस दर्पण के सामने इस वस्तु को रखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दर्पण के सामने, यानी कि जो अवतल दर्पण है इसके सामने एक वस्तु रखा ए बी वस्तु जब हमने रखा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ए बी डैश ए डैश, उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, ये प्रकृति की बात है, ये प्रकृति है, ठीक है। तो देखो, तो ये जो इसका प्रतिबिंब बना, तो इस प्रतिबिंब से इस दर्पण के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? v से। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे v से लिखते हैं। किससे? v से लिखते हैं। किससे? v से लिखते हैं। यानी कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर हमारा हो जाएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी कि जो हमारा u होता है वस्तु और दर्पण के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे u से लिखते हैं, और जो हमारा स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल f, ना कि कैपिटल F, कैपिटल V, कैपिटल U, स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल f, ठीक है, ये हो गया। तो u क्या है आप समझ चुके हैं। v क्या है? जो कोई वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी क्या है, उस दूरी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है। बस आप u समझ चुके हैं, v समझ चुके हैं। अब बात करते हैं ये भाई स्मॉल f क्या है, ठीक है, स्मॉल f क्या है। तो जब मैं आपको इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के बारे में बता रहा था, मतलब चिन्ह परिपाटी और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो हमने बताया था कि ये जो हमारा मुख्य फोकस होता है जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी कहते हैं। तो u क्या है, v क्या है आप समझ चुके हैं। u हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी, v हमारा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। दर्पण सूत्र से रिलेटेड कोई भी अगर जो आपके मन में डाउट होगा आज के इस वीडियो के बाद कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यू करिए रहिए। तो ये जो हमारा कैपिटल F है, यानी कि जो हमारा मुख्य फोकस है दर्पण के ध्रुव। अब हमने एक ले लिया क्या, एक हमने ले लिया अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने कैसे मुख अक्ष खींचा, यहाँ पर हमारा हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पर हमारा हो गया मुख्य फोकस, यहाँ पर हो गया दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव हो गया। तो यही जो मुख्य फोकस है और यह जो दर्पण का ध्रुव है, इसी के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या लिखते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। जो स्मॉल f होता है इसे हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो स्मॉल f है, स्मॉल f यह होता है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी किसका, दर्पण का, यह हमारा फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो आई होप दर्पण सूत्र क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, ठीक है। तो देखो, तो ये जो हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये तीनों स्मॉल होंगे, ठीक है, ना कि कैपिटल, तीनों स्मॉल होंगे। तो ये दर्पण सूत्र हमारा कुछ इस तरीके से होता है। बात आ गई सिद्ध करने की, तो यूपी बोर्ड में सिद्ध करने के लिए ये फार्मूले नहीं आते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में सिद्ध करने के लिए ये फार्मूले नहीं आते हैं, बस इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हमारा इस सूत्र में आया है u v f
ठीक है, ये क्या होता है, तो हमने आपको इस डायग्राम के माध्यम से और लिखकर भी दिया है कि U क्या है, V क्या है, F क्या है, और हमने डायग्राम से एक वस्तु का प्रतिबिंब भी बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो आई होप आपको दर्पण सूत्र अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, इस टॉपिक से आपको यूपी बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा रेखीय आवर्धन है यही बताता है कि प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, उल्टा है कि सीधा है, ठीक है, आभासी है कि वास्तविक है। हालांकि आभासी वास्तविक ये सूत्र भी बताता है, लेकिन जो रेखीय आवर्धन है यह बताता है वस्तु का आकार कैसा है, वस्तु की लंबाई कितनी है, वस्तु की मोटाई कितनी है, यह हमारा रेखीय आवर्धन बताता है। तो आप लोग को मैं अगला टॉपिक जो है हमारा रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन बताने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आप लोग को रेखीय आवर्धन बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो दर्पण सूत्र बताया है, ठीक है, जो दर्पण सूत्र बताया है उसमें जो 1/f 1/v + 1/u है, उसमें जो दर्पण हमारे दो तरीके से, गोलीय दर्पण दो तरीके से होते हैं। ये जो सूत्र है ये हमारा गोलीय दर्पण के लिए लगता है, समतल दर्पण के लिए नहीं लगता है। और ये जो गोलीय दर्पण में दो तरीके से होते हैं, उत्तल दर्पण एक होता है, अवतल दर्पण। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। और बात करें जो हमारा आया था दर्पण सूत्र में U, वह U हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका मान लिया जाता है, क्योंकि वस्तु सदैव दर्पण के सामने रखी हुई होती है। ठीक है, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी अर्थात V है, जो स्मॉल v, उसका मान कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की इतना जरूर याद रखना कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। ठीक है, बात खत्म। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, हमने आपको दर्पण सूत्र बताया, उसमें हमने जो दर्पण सूत्र में आए थे उसके बाद में हमने बात किया। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का परिभाषा भी है, वह आवर्धन क्या है, पहले एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि परिभाषा में दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, यानी कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई, यानी कि जो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु की जो लंबाई होती है के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। उन्हीं दोनों के अनुपात को, यानी कि उन्हीं दोनों को जब अपान में बटे में लिख दिया जाता है तो उन्हीं को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन वही है। रेखीय आवर्धन क्या है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। देखो यहाँ पर, नहीं समझे, यहाँ पर देखो, कह रहा है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें, ठीक है, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें तो इस वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, इस वस्तु को जब हम दर्पण के सामने रखें तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ठीक है, तो इस वस्तु की जो लंबाई है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब की लंबाई है, इन्हीं दोनों को जब हम अपान में लिख देते हैं, ये हुआ हमारा वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, और अपान प्रतिबिंब की लंबाई नहीं, ये हमारा है गलत। देखो यहाँ पर देखो कि यही बात है, यहाँ पर नहीं समझे, अब डायग्राम के माध्यम से समझाते। देखो ये तो कह रहा है कि दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई था उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है प्रतिबिंब का। तो वही बात कह रहा है कि जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का इमेज दर्पण के या तो पीछे या तो सामने बनता है। ये हमारा है अवतल दर्पण। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, इस प्रतिबिंब की लंबाई और इस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रतिबिंब की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इस वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर।
ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये भी तो 5 ही होगा क्योंकि ये सेम सेम बना है। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई था, वस्तु की लंबाई। तो हमारा रेखीय आवर्धन यही है कि जब हम किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। तो परिभाषा ये है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। बस रेखीय आवर्धन की परिभाषा ये है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम एक अवतल या उत्तल दर्पण लिया, उसके सामने हमने किसी वस्तु को रखा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण के सामने या पीछे बनेगा। तो वही रेखीय आवर्धन वही कहता है कि जो हमने वस्तु लिया, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना दर्पण द्वारा, उस प्रतिबिंब की लंबाई तथा जो वस्तु हमने लिया उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही, जब उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को जब हम बटे में लिख देते हैं, उसी को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल f से भी प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन अर्थात स्मॉल m बराबर होता है I/O इक्वल h डैश अपान h इक्वल -v/u। तो ये सभी अब क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई हमारा I क्या है, O क्या है, h डैश क्या है, h क्या है, v क्या है, u क्या है। तो v क्या है, u क्या है, आपको दर्पण सूत्र में मैंने बताया। अब बात करते हैं, जो हमारा I है वो O है, h डैश और h है, ये क्या है। ठीक है, तो जो हमारा I है, इस वस्तु का जब ये प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ठीक है, इसी प्रतिबिंब की जो लंबाई है, इसी की लंबाई को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? I से। और बात करें अपान में, जो O है, O रिप्रेजेंट करता है वस्तु की लंबाई की, यानी कि जो वस्तु है, इस वस्तु की जो लंबाई है, इस वस्तु को जो हम दर्पण के सामने रखें, इसी वस्तु की जो लंबाई है, इसी के वस्तु की लंबाई को ही हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अर्थात I हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। जो हमारा O है, अब बटे में O, ये सारे फार्मूले हैं। ये फार्मूले में कौन क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बस मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन जो देगा वो इसमें I/O H' नहीं लिख कर देगा, आपको इस तरीके से लिख कर देगा कि प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई का संकेत क्या है आपको वही नहीं पता होगा, तो आप इस फार्मूले को कैसे रखेंगे। तो इसी तरह ये जो फार्मूले में जो जो लेटर आए हैं उनको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जो हमारा I होता है, यह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसी का जो लंबाई होता है उसे I से लिखते हैं। I बराबर 5 सेंटीमीटर, I बराबर 2 सेंटीमीटर, इसी तरीके से होता है। लेकिन जो हमारा O है, वो जो वस्तु की लंबाई है उसी की लंबाई को O से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमको वस्तु दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे O बराबर 2 सेंटीमीटर। किसे? O बराबर 2 सेंटीमीटर। O बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसी तरीके से जो वस्तु की लंबाई होती है उसी को हम लिखते हैं O से। ठीक है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई, ये हो गया। अब है कि ये हमारा h डैश अपान h क्या है। तो जो हमारा h डैश है ये हमारे प्रतिबिंब को शो करता है। प्रतिबिंब के कौन से गुण को शो करता है, तो बात करते हैं h डैश है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई को मतलब शो करता है। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसी को इस h डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखा जाता है। और जो हमारा h है वह वस्तु यानी वह जो वस्तु है उसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वस्तु
की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो जो हमारा h है ये वस्तु की ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बात हुई क्लियर। जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है इसे स्मॉल m से प्रतिनिधित्व। तो जो हमारा -v/u आया है ये क्या है? तो जो हमारा v है ये हमारे प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारा u है ये हमारे वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर बात आई माइनस क्यों लगा है भाई? क्योंकि माइनस इसलिए लगा है क्योंकि जो हमारा ये प्रतिबिंब है, वस्तु है, यह दर्पण के सामने ही होता है, ठीक है। किसके सामने? दर्पण के सामने ही होता है, इसलिए इसे -v/u से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 फार्मूले, यानी कि रेखीय आवर्धन के 3 फार्मूले बन सकते हैं। जब हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के संबंध में देगा क्वेश्चन, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हम लगाएंगे रेखीय आवर्धन अर्थात m बराबर I/O लगाएंगे। लेकिन जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के संबंध में क्वेश्चन देगा और रेखीय आवर्धन पूछेगा, वस्तु का आकार पूछेगा, तब हम रेखीय आवर्धन अर्थात m बराबर h' वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? h' वाला फार्मूला। लेकिन जब वही हमें बात दे दे कि कह दे हमसे कि मान लीजिए किसी वस्तु, मतलब वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से अवतल दर्पण, मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी 5 है, वस्तु की दूरी और उस वस्तु द्वारा उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी के संबंध में, जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संबंध में देकर रेखीय आवर्धन पूछेगा तो एक फार्मूला लगेगा m बराबर -v/u। ये हमारे फार्मूले होते हैं। रेखीय आवर्धन में 1, 2, 3 फार्मूले होते हैं। कभी हमको जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के संबंध में क्वेश्चन देगा तो हम ये वाला फार्मूला अर्थात m बराबर I'/O लगाएंगे, I/O लगाएंगे। फिर जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के संबंध में देकर रेखीय आवर्धन पूछेगा या वस्तु का आकार पूछेगा तो हम h' का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब वही हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के संबंध में क्वेश्चन दे दे तो हम m बराबर -v/u का फार्मूला यूज करके उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हुई बात क्लियर। तो रेखीय आवर्धन में बस इतना ही था कि रेखीय आवर्धन की परिभाषा ये है कि जब हम किसी वस्तु के सामने, दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन अर्थात m बराबर I/O बराबर h' बराबर -v/u या m बराबर -v/u। तो I क्या है, O क्या है, h' क्या है, h क्या है, v क्या है, u क्या है, आपको मैंने यहाँ पर बताया डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। जब किसके संबंध में जब किसके संबंध में कौन से फार्मूले लगाने हैं मैंने आपको बताया। जब लंबाई की बात करें तो I/O, जब ऊंचाई की बात करें तो h' का, जब दूरी की बात करें तो हमारा -v/u का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको जो हमने दर्पण सूत्र बताया है उस दर्पण सूत्र में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ये हमारा है अवतल दर्पण, ये हमारा है अवतल दर्पण। अभी मैं बता देता हूँ क्यों ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, क्यों धनात्मक होगा। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का हमारा मुख्य अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्ता केंद्र, यहाँ पर है फोकस दूरी। तो देखो हमने चिन्ह परिपाटी में बताया है कि दर्पण के इधर, ठीक है, प्रकाश हमारी सदैव बाईं ओर से डाली जाती है तो यह विपरीत दिशा में मापी जाती है। तो दर्पण के सामने जो होता है उसे हम माइनस से शो करते हैं और दर्पण के पीछे जो होता है उसे हम प्लस से शो करते हैं। तो यानी कि जो फोकस दूरी है दर्पण के सामने है, इसीलिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी माइनस से लिखा जाता है, ठीक है, माइनस से। अब बात करें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि वह दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो
ये तो हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मदद करती हैं। तो आप लोग इन बातों को ध्यान से सुनिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब बात आई यू अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, ठीक है। क्यों ली जाती है? क्योंकि हम किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, ना कि पीछे। इसीलिए जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका जो दूरी होगा उसे माइनस से शो करेंगे, ठीक है, ये होगी। अब बात करते हैं वी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। जब प्रतिबिंब वह दर्पण के सामने ही, मतलब जिस तरफ वस्तु रखी हो उसी तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। जब प्रतिबिंब दर्पण के उसी तरफ बन रहा हो जिस तरफ वस्तु रखी हो तो ऋणात्मक, और जब प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी साइड बन रहा हो जिस तरफ वस्तु ना रखी हो तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है, ठीक है। बात हुई क्लियर। तो यफ अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक, यू हमेशा ऋणात्मक, जो वी है यह कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। ये तो ज़्यादातर वी भी ज़्यादातर माइनस में ही लिया जाता है। रेखीय आवर्धन क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया। ये जो दोनों टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों टॉपिक्स यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं कल के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दर्पण से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।